Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new on my channel, then kindly subscribe it. See, after the antepartum surveillance of fetus in high risk pregnancies, we need to do intrapartum surveillance of the fetus. In other way, the surveillance of fetus during delivery. Okay. So now let's see which parameters should be looked at the time of delivery in a delicate fetus. Okay. सो इंट्रापार्टम फीटल सर्विलेंस में हम फर्स्ट जो करते हैं वो होता है फीटल हार्ट रेट देखते हैं बाय द स्टेथोस्कोप और डॉपलर. नेक्स्ट फीटल स्काल्प ब्लड पीएच भी देखते हैं. इससे हमें कंफर्मेशन मिलता है ना कि फीटल ऑक्सीजनेशन जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है. सो फीटल स्काल्प ब्लड पीएच शुड ऑलवेज बी मोर देन 7.2 क्योंकि इफ़ अगर 7.2 से कम होगा स्काल्प पीएच तो एसिडोसिस होगा एंड एसिडोसिस से ना बेबी मर सकता है. ओके. नेक्स्ट हम फीटल ईसीजी कर सकते हैं वन प्रोब से या फिर ट्विन पैड से कर सकते हैं ऑन द हेड. ठीक है, बेबी के हेड पे. कई मेथड्स हैं आजकल फीटल सर्विलेंस के. सो फीटल ईसीजी कर सकते हैं विथ वन प्रोब. सो मैंने बताया कि फीटल स्काल्प पीएच जो है ना वो देखते हैं. और ये कब देखते हैं? जब 3 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपन हो जाता है ना तब. तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि जब बेबी के स्काल्प में जो फीटल पीएच हमने देखा थोड़ा सा कट मार्क लगा के एक पाइप से थोड़ा सा ब्लड सक किया, सो उस जगह पे हम एक छोटे से वायर को फंसा सकते हैं बेबी के स्काल्प के स्किन पे. ठीक है, तो जो वायर हम फंसाते हैं ना वो एक इलेक्ट्रोड होता है जिससे हमें बेबी की हार्ट रेट पता चलता है. ठीक है, एंड उसे हम एक ग्राफ में चार्ट कर सकते हैं. तो वो होता है इंट्रापार्टम सर्विलेंस में जिसमें हम करते हैं एसटी वेव एनालिसिस. इसको हम स्टैंड भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एक और टेस्ट देखते हैं एंड दैट इज इंट्रापार्टम सर्विलेंस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ इंट्रापार्टम सर्विलेंस. वो इंट्रापार्टम सर्विलेंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि है कार्डियोटोकोग्राफी. ओके. सो ये डिलीवरी के टाइम किसी भी फीटस की सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है. यह वेल एस्टेब्लिश टेस्ट है एंड इसके रिजल्ट्स भी ना अच्छे से, इससे जो भी रिजल्ट्स हैं बेबी के वो अच्छे से पता चलता है. ठीक है. सिंगल बेस्ड टेस्ट ऑफ इंट्रापार्टम सर्विलेंस. इफ अगर आपके क्वेश्चन में आए सिंगल बेस्ड टेस्ट ऑफ फॉर मॉनिटरिंग लेबर, देन ये क्या होगा? कार्डियोटोकोग्राफी होगा. ओके. नाउ लेट्स सी मीनिंग ऑफ कार्डियोटोकोग्राफी. हियर कार्डियो का मतलब है फीटल हार्ट रेट. ओके. एंड टोको मीन्स यूट्राइन एक्शन और यूट्राइन कंट्रैक्शन. ओके. सो बेबी के हार्ट रेट एंड मदर के यूट्राइन कंट्रैक्शन का एक ग्राफ चार्ट. ओके. सो इसी को कार्डियोटोकोग्राफी कहते हैं. ओके. सो एनएसटी में मैंने बताया कि एक प्रोब लगाते हैं मदर के ऊपर एंड बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है. ओके. बट अब ना मदर लेबर में है तो एक और प्रोब लगा देते हैं. मीन्स 2 प्रोब रहता है मदर के ऊपर पे जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को तो देख रहा है. एक प्रोब से बेबी का हार्ट बीट भी पता चलता है. ठीक है. एंड दूसरे प्रोब से यूट्राइन कंट्रैक्शन. सो यूट्राइन कंट्रैक्शन के साथ हार्ट बीट को क्या हो रहा है उसका एक ट्विन ग्राफ बनता है. मीन्स एक ही ग्राफ में 2 लाइन. ओके. नाउ सी हियर टोको मीन्स है यूट्राइन कंट्रैक्शन. ओके. मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रस फिर रिलैक्स्ड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्स्ड हुआ. ओके. फिर से मतलब ये प्रोसेस चलते रहता है. सो नाउ सी फीटल हार्ट रेट का क्या होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ में. तो सिचुएशन 1 को देखते हैं सबसे पहले हम. तो सिचुएशन 1 को आप देखो, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो हार्ट रेट बेबी का कम होने लगता है. ये बेबी का हार्ट रेट है ये डिक्रीज कर रहा है. ओके. यूट्राइन पीक के साथ में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के पीक के साथ में, ये कॉन्ट्रैक्शन का पीक है मीन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत हार्डली. इसके साथ में क्या होता है कि फीटल जो हार्ट रेट होता है वो सबसे कम हो जाता है. सो फीटल हार्ट रेट जो सबसे कम होता है ना तो हार्ट रेट के लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम नादिर. एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है तो हाईएस्ट पॉइंट को तो आपको पता है कि पीक बोलते हैं.
ओके। सो फीटल हार्ट रेट का जो नादिर होता है ना, वो यूट्राइन कंट्रैक्शन के पीक से कोइंसाइड करता है। ओके, देन उसे हम कहते हैं टाइप 1 डीसेलरेशन और अर्ली डीसेलरेशन। ओके, ये नॉर्मल होता है, सीन इन नॉर्मल प्रेगनेंसीज। ये 4 to 8 सेंटीमीटर जब सर्वाइकल डायलेटेशन होता है ना, उस टाइम होता है। मीन्स जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्टिव लेबर में, 4 to 8 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन में एक्टिव लेबर होता है। ओके, तो बहुत ज़ोर से यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 40-45 सेकेंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है एवरी 3 मिनट में। ठीक है, सो ये कॉन्ट्रैक्शन से ना यूट्रस की मसल्स बेबी के हेड को कंप्रेस कर देती है। एंड यू नो कि हेड कंप्रेशन से वेगल स्टिमुलेशन होता है, एंड वेगल स्टिमुलेशन से हार्ट रेट कम होता है। तो ये हार्ट रेट पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के साथ में, कॉन्ट्रैक्शन के पीक के साथ में क्या होता है, सबसे लोएस्ट पर चला जाता है। ठीक है, जिसको हम नादिर बोलते हैं। एंड जब कॉन्ट्रैक्शन कम होती है, यहाँ से आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे कम हो रही है, देन ये हार्ट रेट जो है ना, ये फिर से पिकअप कर रहा है, फिर से रिकवर कर रहा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पैटर्न। अब हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन पीक पे गया, तो हार्ट बीट फॉल करना तो स्टार्ट हुआ, हार्ट बीट थोड़ा सा फॉल करना स्टार्ट हुआ, बट लोवेस्ट पॉइंट जो है ना, नादिर का पॉइंट, ये वाला नादिर का पॉइंट, वो थोड़ा लेट आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है तब नादिर आ रहा होता है। मीन्स पीक एंड नादिर ऑफ फीटल हार्ट रेट ये अब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लेट डिसेलरेशन और टाइप 2 डिसेलरेशन। ओके, सो लेट डिसेलरेशन इज नोन एज टाइप 2 डिसेलरेशन। ये देखा जाता है प्लासेंटल इनसफिशियंसी में, सीन इन प्लासेंटल इनसफिशियंसी। ओके, द नादिर एंड पीक आर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है, कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। ऑनसेट ऑफ डिसेलेशन एंड कमिंग बैक टू नॉर्मल मोर देन 30 सेकेंड होता है डिसेलेशन का स्टार्ट होना और फिर नॉर्मल पे आना। ठीक, मीन्स अब देखते हैं प्लासेंटल इनसफिशियंसी क्या होता है। मीन्स जब प्लासेंटा ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तब इट इज़ नॉट नॉर्मल। ओके, तो जो टाइप 2 डिसेलेशन होता है, लेट डिसेलेशन, ये नॉर्मल नहीं होता है। अर्ली डिसेलेशन नॉर्मल है, बट लेट डिसेलेशन जो है ना, वो नॉर्मल नहीं है। प्लासेंटल इनसफिशिएंसी मीन्स होता है जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्लासेंटा क्या करता है, थोड़ा सा कोलैप्स कर जाता है, एंड जैसे यूट्रस रिलैक्स होता है प्लासेंटा फिर से ब्लड से भर जाता है और बेबी को सप्लाई देना स्टार्ट कर देता है। सपोज किसी पेशेंट को प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया है, प्लासेंटा के वेसल्स कैल्सिफिक हैं, प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया में होते हैं ना कैल्सिफिक वेसल्स, और एक छोटा सा कोलैप्स प्लासेंटा है, पहले से ही कोलैप्स है। तब जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो प्लासेंटा क्या होगा, पूरी तरह से एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि कैल्सिफिक वेसल्स हैं, वेसल्स कोलैप्स्ड हैं, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के साथ ना प्लासेंटा भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट प्लासेंटा एम्प्टी होने में टाइम लेता है, इसलिए हार्ट बीट जो है ना वो स्लोली डाउन हो रही है। एंड जब यूट्रस रिलैक्स होता है, और जब यूट्रस रिलैक्स हो रहा होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्रस का फिर से रिलैक्सेशन हो रहा है एंड कंट्रैक्शन यूट्रस का कम हो गया है। तो जैसे ही यूट्रस रिलैक्स होता है ना तो नॉर्मल प्लासेंटा में फिर से ब्लड धीरे धीरे फिल होने लगता है, एंड ये प्लस जो है ना प्लासेंटा ये PIH का है, तो कैल्सिफिक ब्लड वेसल्स होने के कारण ये प्लासेंटा फिलअप होने में भी टाइम लेता है, तो ये स्लोली एम्प्टी होता है एंड स्लोली फिलअप होता है, सो दैट हार्ट रेट जो है ना वो भी स्लोली डाउन हो रहा है एंड स्लोली ही रिकवर करता है। ओके, तो ये है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। ओके, इसमें पेशेंट का ना सीजेरियन करना ही पड़ जाता है। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल ट्रायल दे रहे हो, लेकिन लेट होते होते उसमें आपको सीजेरियन करना पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट सी एन अनदर पैटर्न, इसमें बेबी का जो हार्ट रेट होता है ना वो यूट्राइन कंट्रैक्शन से कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन ही नहीं रखता। यू कैन सी हियर हार्ट रेट डाउन हुआ, फिर पिकअप किया, फिर डाउन हुआ, फिर पिकअप किया, फिर डाउन हुआ, फिर पिकअप किया। ओके, नाउ सी हार्ट रेट यहाँ थोड़ा सा डाउन है, फिर यहाँ थोड़ा ज़्यादा डाउन है, फिर यहाँ और भी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो
मीन्स ये जो हार्ट रेट है ना वो डिसेलरेशन तो हो रहा है इसमें, लेकिन एक जैसा नहीं हो रहा है, सो इसे वेरिएबल डिसेलरेशन कहते हैं। ओके इसका यूट्राइन कंट्रैक्शन से ना उतना कोई रिलेशन नहीं होता। आप देख सकते हो कि नादिर जो है वो पीक से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। वेरिएबल डिसेलरेशन का जो कॉमन कॉज होता है वो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन। सो कॉर्ड कंप्रेशन लीड्स टू वेरिएबल डिसेलरेशन। सो डू यू नो कि इन तीनों में सबसे कॉमन डिसेलरेशन कौन सा है? अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन एंड वेरिएबल डिसेलरेशन। सो मोस्ट कॉमन डिसेलरेशन जो होता है ना वो होता है वेरिएबल डिसेलरेशन। सी इसमें क्या होता है ना कि जो कॉर्ड होता है ना वो मूवेबल होता है, कहीं पर भी कंप्रेस हो जाता है, कहीं पर भी फंस जाता है, बट वो खुद ही खुल भी जाता है। ओके एंड अपने आप इसकी रिकवरी भी हो जाती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से जो वेरिएबल डिसेलरेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। एंड दिस इज ऑल्सो हार्मलेस, ये हार्मलेस भी है। सो नॉर्मली ये लेस देन 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड तक, मैक्सिमम 60 सेकेंड तक ना, 30 to 60 सेकेंड तक ये रिकवर कर जाता है। ओके बट अगर ये 60 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है रिकवर होने में तो ये पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है। मीन्स ये कॉर्ड कहीं फंसी है एंड ये रिकवर नहीं कर रही है। सो इस केस में आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करना होता है। ओके सो वेरिएबल डिसेलरेशन मोस्टली नॉर्मल होती है, बट इफ़ अगर 60 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करना होगा। 60 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके सी कई बार ऐसा होता है कि डिसेलरेशन होने से पहले हार्ट बीट थोड़ा सा इंक्रीज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट बीट नॉर्मल चल रहा है, बट ये थोड़ा सा इंक्रीज किया डिसेलरेशन से पहले, एंड देन डिसेलरेशन हुआ, फिर उसके बाद डिसेलरेशन के बाद में फिर से थोड़ा सा पिकअप किया नॉर्मल से, एंड फिर से नॉर्मल पे आया। तो क्या होता है ना कि ये होता है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फीटल हार्ट रेट का। ओके कि इसमें क्या होता है ना कि डिसेलरेशन जब भी हो रहा है ना तो जब रिकवर करता है तो थोड़े टाइम के लिए हार्ट बीट थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। मीन्स ये लाइक शोल्डर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये दोनों शोल्डर टाइप्स के दिख रहे हैं, ये एंड ये। मीन्स शोल्डर के जैसा एक एक्सेलरेशन हुआ, फिर डिसेलरेशन हुआ, और डिसेलरेशन जब करेक्ट होता है तो फिर से एक बार ओवरशूट हुआ ना। मीन्स यार हार्ट बीट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर नॉर्मल आता है, तो जो ये शोल्डर बन जाते हैं ना वेरिएबल डिसेलरेशन में, ये गुड प्रोग्नोसिस होते हैं। इट इज ए गुड प्रोग्नोसिस। बट कई बार ऐसा होता है ना कि ये डिसेलरेशन के बाद में ये ओवरशूट जो रिकवरी होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसे कहते हैं हम लार्ज ओवरशूट। ओके मीन्स इतना ज़्यादा कंपनसेट कर रहा है हार्ट, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। ओके तो शोल्डर्स आर नॉर्मल बट ओवरशूट्स आर नॉट नॉर्मल। लार्ज ओवरशूट जो होता है ना वो नॉर्मल नहीं होता। ठीक है एक दो और पैटर्न्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, लाइक साइन वेव पैटर्न। मीन्स बिल्कुल एक साइन वेव के जैसे एनएसटी चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे साइन वेव की तरह से एनएसटी चल रहा है। तो ऐसे में ऐसे अगर 3 to 4 साइकिल्स होते हैं पर मिनट तो इसे हम कहते हैं ओमिनस। ओमिनस मीन्स बैड न्यूज़। इफ़ ये साइन वेव पैटर्न है तो इसका मोस्टली मीनिंग होता है फीटल एनीमिया। मीन्स फीटल एनीमिया की वजह से ये होता है। तो RH आइसो इम्यूनाइजेशन में या अदर किसी वजह से फीटस को एनीमिया है तो ये पैटर्न देखा जाता है। इसका मैनेजमेंट है सीजेरियन सेक्शन। सो आप और भी थोड़े से पैटर्न इंटरनेट पर देखिए फॉर योर नॉलेज, क्योंकि रिएक्टिव एनएसटी, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन, ये सब के ग्राफ भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन काइंडली subscribe it. Okay thank you. Sorry one more thing also here. See आपने पढ़ा था ना एनएसटी में कि जो हार्ट रेट होता है ना वो इंक्रीज करना चाहिए
एटलीस्ट 15 बीट फ्रॉम द बेस लाइन से 15 बीट इंक्रीज करना चाहिए एंड ये फॉर द 15 सेकेंड के लिए ये रुकना चाहिए। ओके, सेम प्रोसेस होता है डीसेलेरेशन में भी। डीसेलेरेशन में क्या होता है कि जो हार्ट बीट जो डिक्रीज करता है ना, तो रिडक्शन ऑफ हार्ट रेट बाय मोर देन 15 बीट्स, 15 बीट से ज़्यादा वो जो है ये रिडक्शन होना चाहिए एंड ये भी फॉर द 15 सेकेंड के लिए होना चाहिए। ओके ना, ओके, थैंक यू।